नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित। जैसा कि आपको पता है, जो चुनाव के अंदर बीजेपी ने टिकट बांटी थी और उसके बाद से जो माहौल बना था, लगभग हर सीट के ऊपर जो माहौल है वो ऐसा ही बना था। कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो काफी पुराने रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को छोड़ भी दिया था। और उन्हीं में से अगर हम नारनौल विधानसभा की बात करें तो हमारे साथ में जो मौजूद हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, जो कि यहां से खुद भी टिकट चाहने वालों में से एक थे। तो इनके जो विचार हैं वो भी हम जान लेते हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो इसी के इर्द गिर्द आज तक घूम भी रहा है और वही चीजें आप आज के दिन कांग्रेस में भी देख पा रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के हालात हैं वो तो अभी यहां तक है कि कल आखिरी दिन है नामांकन का और ठीक इस समय तक, जब तक कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय तक कांग्रेस अपनी टिकट को डिक्लेयर नहीं कर पाई है, वो भी लगभग 50 सीटों के ऊपर। तो जो चुनाव है वो आसान तो नहीं है, लेकिन चलिए इनके विचार जाने थे। सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल पर और आपके सब श्रोताओं का मेरा आभार, अभिनंदन। सर, आप ये बताएं, जैसे ही टिकटों का बंटवारा हुआ तो आप ही की तरह और भी लोग थे बीजेपी में जो कि इस्तीफा लिख रहे थे पार्टी के नाम, पार्टी को छोड़ रहे थे और उनमें से आप भी एक थे। तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, मेरे इस्तीफे को बाकी के साथ या हरियाणा भर के प्रकरण को मैं नहीं जोड़ के चलता। मेरा न मैंने देखकर इस्तीफा दिया, न मेरे को किसी ने ग्रुपिंग में किया। मैंने जिन परिस्थितियों को देखा और जिन परिस्थितियों के लिए मैंने भाजपा में अपना जीवन लगाया, वो मूल्य, वो निष्ठाएं, वो समर्पण जब तार तार होता देखा तो मैंने भाजपा को अलविदा कहना बेहतर समझा। जी, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? जिस समय भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होनी थी, इंतजार कर रहे थे दिनों से, कल यानी 10 तारीख को 3 बजे वो डिक्लेयर हुई। लेकिन नारनौल विधानसभा के जो आज के भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व में 2 बार विधायक और मंत्री रहे, ये विषय अलग है कि वो नॉन परफॉर्मेंसिंग में उनका मंत्री पद भी छिना था, लेकिन वो 12 बजे से पटाखे महावीर चौक के ऊपर से लेके घर तक और भंगड़ा डाल रहे थे, लड्डू बांट रहे थे। मैंने जब इस बात की चर्चा सुनी तो मैंने प्रदेश नेतृत्व से बात की कि ये तमाशा कैसे हो गया, ये पागलपन है, अति उत्साह है, या पार्टी की सीक्रेसी लीकेज है, जिससे एक व्यक्ति आज पटाखा इसलिए छोड़ रहा है कि उसने बाकी सब टिकटार्थियों के मुंह पर तमाचा मारकर टिकट ले ली। क्या टिकट लेने के बाद जो भाजपा के टिकटार्थी थे, उनकी भाजपा को उस कैंडिडेट को आवश्यकता नहीं पड़ेगी? चुनाव में जीत के बाद तो जश्न मनाना स्वाभाविक होता है, क्योंकि सबके विरोधियों को परास्त करना होता है और उस परास्त के बाद कुछ भी करें मौज मस्ती में समझ में आता है। लेकिन जब इंटरनल साथियों के बीच संघर्ष हो और उनके खिलाफ जब आप भंगड़ा डालें, और ऐसे समय में भंगड़ा डालें जब आपकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई और आपके आकाओं ने कह दिया कि तुम तैयारी करो, तो सरासर अनुशासनहीनता का परिचायक है और बाकी टिकटार्थियों के मुंह पर चपेटा। तो हमने भारतीय जनता पार्टी से कुछ अपेक्षा नहीं की थी, हमने किसी शर्त के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। मैं, आप जानते हैं कि मेरा गांव कोसली के नजदीक है। 1998 से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के लिए योजना पूर्वक नारनौल में रहना स्वीकार किया। 15 साल मैंने उस क्षेत्र में काम किया। गांव में ढानी ढानी, गांव गांव, गली गली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता खड़े किए और जहां शून्य प्राय काम था, मेरे कार्यकाल के अंदर हरियाणा के बाकी जिलों की तरह यहां भी संघ के काम ने गति पकड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, सैकड़ों सैकड़ों लोग मिलेंगे कि शास्त्री जी यहां शाखा लगाने आते थे। 2014 में मुझे यह कहकर सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पूर्व कि आपको राजनीति में जाना है, मैंने सहर्ष संगठन की त्याग और साधना के लिए, उसकी आवश्यकता के लिए
वो चीज स्वीकार की और उसके तुरंत बाद मुझे कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया निर्णय करने में कि आरएसएस से सीधे लोग भाजपा में नहीं जाते, पहले भाजपा में काम करते, इसलिए आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैंने अपने निर्णय में और अधिकारियों के कहने में 1 मिनट नहीं लगाया और तुरंत टिकट वितरण से 7 दिन पूर्व प्रेस वार्ता करके और मैंने अपने आप को चुनाव से अलग कर लिया। 14 में, 19 में और अब 24 में। बिल्कुल। लेकिन अगर आज की बात करें, आज की परिस्थिति की बात करें, तो क्या लगता है आपका जो टिकट कटने का कारण, क्योंकि 3 बार से आप लगातार टिकट मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल पाई, तो अब की बार क्या कारण लगा? सबसे बड़ा कारण यहां का जो स्थानीय सांसद है और स्वयंभू अहिरवाल का ठेकेदार जो भाजपा ने बना दिया, राव इंद्रजीत सिंह जी, ये 2 मुख्य कारण है। क्योंकि इन लोगों को प्रतिभाएं दिखती नहीं है, मेहनती और जो जमीन से जुड़ता है वो व्यक्ति इनको पसंद नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, 2014 में ओम प्रकाश एडीओ नांगल चौधरी से तैयारी कर रहे थे और डॉक्टर अभय सिंह जी नारनौल से इन लोग की तैयारी पर थे, लेकिन संयोग, सौभाग्य या दुर्भाग्य से दोनों की सीटें चेंज हुई। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो दोनों को पार्टी के एक एक व्यक्ति से परिचय करवाकर इनके चुनाव को ऐसे लड़ा जैसे अपना चुनाव लड़ा। 2019 में नांगल चौधरी से मेरी इतनी तैयारी, उसके वीडियोस आज भी आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, जब लाइट जलने के बाद हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं और लोग रोड पर बारिश के बावजूद खड़े थे। नहीं तो बार बार आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण कि मेरा अपना एक कंडक्चर है, मेरा अपनी एक प्रतिभा है, मेरी क्रिएटिविटी से मैं नए कामों को अंजाम देता हूं, लोग मेरे से दिल से जुड़ते हैं। और दूसरी बात, मैं किसी की चापलूसी, हमदर्दी नहीं करता, मैं आंख मिलाकर बात करता हूं। लोग पैरों में झुककर काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल पर खुलासा कर रहा हूं, मेरे पास विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि चौधरी धर्मवीर ने कहा, अरे ओम प्रकाश एडीओ पर सहमति कर लो, जबकि कोई सहमत नहीं था, नहीं तो ये टिकट आरएसएस वालों के पास जाएगी। इसका मतलब वो लोग आरएसएस को चाहते नहीं है। आज गुड़गांव से लेकर नांगल चौधरी तक संघ के हजारों कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार है कि पार्टी के लिए काम करना है। उस विचारधारा का एक भी व्यक्ति इस सारे इलाके के अंदर नहीं दिखाई देता। एक भी व्यक्ति उस विचार के लिए नहीं जिस विचार के लिए संघ या भाजपा का निर्माण। बिल्कुल। लेकिन इसी बीच आपने एक बात कही चापलूसी की, तो क्या जो लोग टिकट पा रहे हैं फिलहाल, तो क्या वो इसी वजह से पा रहे हैं, चापलूसी की वजह? केवल और केवल चापलूसी, उनका अपना अस्तित्व न होना, उनको जब चाहे आप गिरा लो, जब चाहे उनसे कुछ भी करवा लो। और मैं कहता हूं ये ढाल जोकने वाले लोग हैं। जब ना ढाल यहां से चोरी चकारी होंगी और उनको संरक्षण और उनकी आवाज पैदा करने के लिए ये लोग ऐसे डम्मी लोगों को खड़ा करते हैं जिनके आगे वो जो चाहे वो करवा ले। तो क्या जो बीजेपी के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं जो बीजेपी में आ चुके हैं, तो क्या उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? दबाने नहीं, है ही नहीं कोई। ये एक ऐसा गठजोड़ बन गया जिससे सब लोग ऐसा ही दिखाई देते हैं। मैं अपनी भूमिका के लिए नहीं कहता, मेरे जैसे और बहुत लोगों को संघ ने समर्थित किया होगा, जिनके लिए प्रयास किया होगा। हरियाणा में एक सिंगल व्यक्ति को टिकट नहीं दी। और क्यों? कि ये जो गठजोड़ पॉलिटिकल बना, बाहर के लोगों को बुला बुलाकर और अपने लोगों को बलिदान, बाहर के लोग नहीं, ये अंदर के सिस्टम में बैठे लोगों ने अपने लोगों को काटा है। तो आपने एक व्यक्ति का नाम लिया, विशेष व्यक्ति का यहां से, तो क्या बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि प्रभाव को मानना पड़े या किसी के कहने से सीटें देनी पड़े? देखिए, भाजपा कमजोर नहीं है। भाजपा का वर्तमान नेतृत्व तो इतना कमजोर है कि उसको यह विश्वास ही नहीं है कि हमारी फॉलोइंग क्या है, हमारी ताकत क्या है। आप यहाँ के राज्य के नेतृत्व की बात करें या सेंट्रल नेतृत्व की बात करें? मैं राज्य नेतृत्व की बात कर रहा हूं। उनका अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास अपना निर्णय नहीं है, उनके पास अपना काम करने का विवेक नहीं है। उनके विचारों में, उनके कृतित्व में मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इस सारे के बीच
ऐसा कहीं कोई लक्षण हरियाणा के नेतृत्व में ने दिखा नहीं जिनके उनकी सेल्फ की आइडेंटिटी हो और वो सेल्फ निर्णय लेने की स्थिति में। मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में मैं कहता हूं, मेरा जो त्याग और समर्पण है, और मैं आज भी कहता हूं, और मैं उसके लिए जीवन दे दूंगा जो मेरे से व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठ हो, मेरे से सामाजिक कार्य जिसने ज्यादा किए हो, समाज के लिए ज्यादा काम किया हो, और मेरे से ज्यादा अपनी जिस पार्टी में भी जिसने काम किया है उसका समर्पण मेरे से ज्यादा हो। 15 साल की नौकरी, करोड़ों रुपए मैंने टीवी डिबेट्स में गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली जा जाकर मैंने खर्च किए हैं पार्टी के लिए। मेरे घर में यदि कोई एक आदमी ये सिद्ध कर दे कि शास्त्री जी ये 1 रुपया आपका इसलिए आया कि आपकी सरकार थी, मैं उसके लिए 1000 रुपए के तुलनात्मक दृष्टि देने के लिए तैयार हूं। एक कोई कार्यकर्ता पार्टी का, संगठन का, संघ का ये कह दे शास्त्री जी के लिए हम ये काम गए और इनके सामर्थ्य में होते हुए इन्होंने हमें दुत्कार दिया, बल्कि सैकड़ों प्रमाण और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मैं ऐसा दिखा सकता हूं जो वर्तमान प्रत्याशी भाजपा का है वो भाजपा के नाम से चिढ़ता है, वो भाजपा, अरे भाजपा आ गई, अरे भाजपा आ गई। ये भाव जो आदमी मन में रखता हो और उसको पार्टी टिकट दे और पार्टी के लोग उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। हम प्रतिभा के लिए, विकास के लिए, संगठन की मजबूरी के लिए, यदि यहां एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो चुनाव जीत सके तो हम समझ सकते हैं कि भारी व्यक्ति को लाकर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। 10 साल बाद भी यदि पार्टी हरियाणा का नेतृत्व अपनी विधानसभा पर एक एक व्यक्ति तैयार नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या कर रही है? मैं नारनौल के विधानसभा के, नांगल चौधरी विधानसभा, अटेली विधानसभा, महेंद्रगढ़ विधानसभा, एक एक गांव के 10-10 लोगों को मैं अपने साथ जोड़कर संगठन के साथ जोड़ा मैंने। और केवल यहां के लिए बात नहीं कर रहा, मैं इन 10 सालों में 8 स्टेटों में 9 बार 2-2, 3-3 महीने के लिए प्रचार के लिए पार्टी के लिए गया हूं। पिछले ही चुनाव के अंदर बाबा बालकनाथ को मैं कोट कर रहा हूं, आदरणीय बाबा बालकनाथ तिजारा से चुनाव लड़ा। वहां कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता देशपाल यादव को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई और उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यदि देशपाल हमारे साथ नहीं होता हमारा चुनाव नहीं जाता। हम यहां की बात नहीं कर रहे, मैं राजस्थान के डेगाना में था, आमूल आदमी ये मानता था कि ये चुनाव, ये सीट हारेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे वर्किंग के लिए जो पॉइंट्स लिखे थे उस व्यक्ति के लिए था कि जीतना मुश्किल है, आप कैसे काम करेंगे। अजय सिंह क्लिक, मैं अपनी योग्यता और सामर्थ्य से 2 महीने लगाकर उसको 8000 वोटों से जिता के लाया। तो क्या जो भाजपा है वो अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को या निष्ठावान कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही? मुझे लगता है कि सोच या सामर्थ्य कम हो गया होगा, आवश्यकता कम होगी। जिस चाहे लोगों से जो है वो हल्के काम करवाना चाहते होंगे तो वो उनके लिए उपयोगी है, क्योंकि सत्यव्रत शास्त्री जैसा जो निष्ठावान और अपने धरातल, अपनी ताकत के साथ यदि भाजपा में काम करेगा तो नेतृत्व से आंख में आग मिलाकर काम करेगा। लेकिन यदि आप भाड़े के लोग लेके आओगे, हल्के लोग लेके आओगे, तो भाजपा की ताकत से जब वो विधायक बनेंगे तो वो आपकी आंखों की तरफ नहीं, आपके पैरों की तरफ देखेंगे और पैरों की तरफ देखने वाले लोगों को वो चाहने लगे। तो अब जब सब कुछ हो चुका है तो सत्यव्रत शास्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका निर्णय अब क्या है? कल नामांकन का एक दिन बचा हुआ है, तो क्या सत्यव्रत शास्त्री जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी का साथ देंगे, या फिर करेंगे तो करेंगे क्या? सत्यव्रत शास्त्री पिछले 4 साल से सांस्कृतिक अहिरवाल का एक संगठन बनाकर इस अहिरवाल की प्राचीन संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। 1400 गांवों का मेरा व्यक्तिगत भ्रमण हो गया है। हमारे उस काम के कारण से सारे राजस्थान के क्षेत्र को और हरियाणा के क्षेत्र को अहिरवाल शब्द से दोबारा से जाना गया है। राजस्थान के चुनाव के समय पहली बार शेखावटी, मारवाड़, हड़ौती के बाद अहिरवाल शब्द जुड़ा तो सत्यव्रत शास्त्री की त्याग, तपस्या और मेहनत के कारण से था। हम अपने अंदर इतना वजूद रखते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी से, अपने साथियों की ताकत से, अपनी विचारधारा से हम अपने सांस्कृतिक अहिरवाल की ताकत को बढ़ाएंगे और जो अहिरवाल की इस पृष्ठभूमि को गुलामी की जंजीरों से जो दूर करने में सक्षम होगा उसको हमारा समर्थन होगा और उसको जिताएंगे।
तो ये अब आप एक फाइनल निर्णय ले चुके हैं। मेरा फाइनल निर्णय। तो क्या किसी ने भी भाजपा के बड़े नेतृत्व ने या किसी और बड़े कार्यकर्ता ने आप लोगों को, या स्पेशली आपके बारे में बात करूं, मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, बनाने का तो बात जो हम रूठे हों। मैं चुनाव से पहले भी, चुनाव के डिक्लेयर के, आज आपके सामने भी मेरी समस्थिति है, क्योंकि मुझे कोई लोभ लालच के कारण से मैं राजनीति में नहीं। जो राजनीति के कारण से लोग ठाट बाट और ऐसो आराम चाहते हैं, वो मैं जिंदगी में पूरा कर चुका। मेरे सामने आज भी मैं कार्यकर्ताओं को या जनता के बीच जाऊं, हजारों हजारों की संख्या में लोग मेरे नाम से खड़े होते हैं। मेरी अपनी एक तपस्या है, इसलिए मुझे उस बात के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है कि भाई आपने ये क्यों किया, कैसे किया। तो मैं अपने आप में संतुष्ट हूं और मैं जो काम करूंगा वो अहिरवाल के लिए करूंगा, करता आया हूं। और इस अहिरवाल की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास को जो गति दे सकेगा उस व्यक्ति को मैं सहयोग करूंगा जी। तो शास्त्री जी, अब जब भाजपा छोड़ चुके हैं तो भाजपा के लिए इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं कि भाजपा बहुमत में आने वाली है या सरकार के कहीं निकट दिखती है? या अगर अहिरवाल की बात कर लें तो यहाँ पे भाजपा का क्या हाल होने वाला है? जीतने वाली, हारने वाले, क्या सिस्टम होने? देखिए, मैं भाजपा से अलग हो गया तो मैं ये कहूंगा कि हारेंगे तो सब कहेंगे कि आप नहीं है तो जीत हारेंगे। परिस्थितियां 5-7 दिन में क्लियर हो जाएंगी। समय बोलेगा, लोग बोलेंगे और आप सब लोग देखोगे, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। मैं आज भविष्यवाणी क्यों करूं कि क्या होगा? लड़ाई मैंने अपने यहां से शुरू की है एक भ्रष्ट तंत्र के लिए, एक गुलामी की जिंदगी जीने के लिए जो आतुर थे लोग, उनकी लड़ाई लड़ने की मैंने शुरुआत की। इस महफिल में जो आगे आएगा वो अपनी हथेली पर सर धर कर लेकर आएगा, उन लोगों का हम स्वागत करेंगे। आप सोचिए, अहिरवाल के लोगों की विरासत क्या थी? अहिरवाल देश के अंदर वो जगह है जहां 5000 सैनिकों ने इसी जिस जगह आप बैठे हो, इस नसीबपुर की धरती पर अपना बलिदान दिया था। उनकी विरासत को कब्जा करने वाले लोग, दर्द जब होता है जब आपके पूर्वज हों, लेकिन जब आप गोद बैठे हैं, आप कब्जे पे बैठे हैं, तो आपको पिछली विरासत का दर्द नहीं पता होता, महसूस भी नहीं कर सकते। उस विरासत की जगह पर नसीबपुर के उस मैदान में जहां 5000 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, वहां 5 ईंट ये लोग नहीं लगा पाए। जिस यादव समाज के नाते वर्तमान प्रत्याशी को धर्मशाला के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दिए, उस धर्मशाला को शराब का अड्डा बना दिया, उसका स्वयंभू प्रधान बना है वो लोग व्यक्ति, और करोड़ों रुपए के गबन के लिए आज तक हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए, जन्माष्टमी पर और यादव सभा कोई कार्यक्रम ना करे, क्यों? कि लोग हिसाब मांगेंगे। बहाना क्या? जवान बेटा गया, जवान बेटा गया, इसलिए जन्माष्टमी नहीं मनानी। लेकिन जवान बेटा गया, उसके बाद टिकट मिलने पर भगड़ा हम डालेंगे। ये भारतीय संस्कृति नहीं। एक परिवार में जब एक व्यक्ति मरता है तो 6 माह तक वो दूसरे के घर नहीं जाता, खुशी में शामिल नहीं होता। जो अपने संतान का नहीं है, जो अपना खुद का नहीं है, वो पार्टी का, इलाके का हो सकता है क्या? आप नॉर्मल के शहरों की गलियों में जाकर देखिए, यहाँ एक छलक नदी जिसको गंदा नाला बना दिया, आज सालों साल से वो अपने उस उधार के लिए तैयार हुआ है। सारा शहर उसकी गंदगी से हटा पड़ा है। चंद लोगों को, रिश्तेदारों को ठेके देके, और उसकी हालत जाकर देखो क्या स्थिति पैदा कर दी। क्या भ्रष्टाचार भी चल रहा है क्या? मैं कहता हूं उसके अलावा कुछ काम नहीं। आप यहाँ के पत्रकारों से पूछना, कितनी ही घटनाएं वो ये बताएंगे कि काम हुआ नहीं, पेमेंट साल पहले हो गई, पत्रकारों को सूचना लगी, तो देर सवेर करके लिपापोती करके वो काम कर दिया। फिर तो ये टिकट भी, जैसा कि आप बता रहे हैं, जब सब कुछ नेतृत्व को पता था तो दबाव में थी। नेतृत्व को पता था, नेतृत्व के पता होने के कारण नॉन परफॉर्मिंग में मंत्री पद गया उसका। क्या संगठन बताए कि मंत्री पद क्यों गया? आसानी से तो कोई देता नहीं। तो मंत्री को आपने बढ़ाया तो हटाएंगे कैसे? और हटाए तो सब हटाते हैं, फिर उसकी जगह दूसरे लेते हैं। लेकिन उसके पीछे सोच और जो वर्जन था उसका इतिहास बताता है। तो उस ऐसी घटना के बाद, और बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, लोकसभा चुनाव में मोदी जी के कारण अहिरवाल एक मत था।
जब चौधरी धर्मवीर महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल विधानसभा से प्रचार शुरू किया तो सीमा गांव से हुआ, केवल और केवल इस व्यक्ति के कारण से विरोध हुआ। एक गांव में नहीं, दूसरे में, तीसरे में, पांचवें में, और स्वयं उन्होंने कहा आप अलग हो जाओ, मैं अलग घूम लूंगा। ऐसी स्थिति जानते हुए भी पार्टी और वही सांसद महोदय उसको प्रत्याशी बनाने के लिए आतुर हो, तो समझा जा सकता है कि इतना कमजोर व्यक्ति को क्यों लाना चाहते हैं आप, क्योंकि उसके साथ आप चोरी चकारी का हिस्सा डाल सके। आप तो दोनों को लपेटे में ले रहे हैं। मैं सबको लपेटे में ले रहा हूं। निर्णय यदि एक व्यक्ति का है तो एक दोषी होगा, और निर्णय में सब दोषी है तो सब दोषी होंगे, सबकी भागीदारी है। या तो संगठन हमें ये कह दे अगर निर्णय किसी एक का था, हम संगठन के साथ हैं। यदि वो कहे कि हमारी मजबूरी है, हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि आपको हम छोड़ सकते, और मैं अपने लिए नहीं कहता, मेरे साथ पार्टी के बाकी लोग भी थे। ओम प्रकाश जी ने क्या पार्टी को दिया था जिससे उसको उम्मीदवार बनाया गया, क्या रिपीट किया गया पार्टी के अंदर रहते हुए सरकार के लिए, इस इलाके के लिए और पार्टी के लिए कितना बड़ा काम किया था जो उसको इनाम मिला है। पार्टी के बाकी लोग जो उम्मीदवार थे, यदि उनको भी यदि मौका मिलता तो भी मेरा संतोष था, क्योंकि मेरा उद्देश्य एमएलए एमपी बनना नहीं, मेरा उद्देश्य व्यवस्था को जमाना और व्यवस्थाओं को खड़ा करना था। हमारे किसी भी साथी को यदि ओम प्रकाश जी ने खूब काम किया होगा, अच्छा किया होगा, दोबारा बहुत होता है। सारी जीवन भर एक ही व्यक्ति लगेगा क्या? बाकी का हक नहीं है क्या? बाकी लोग उनसे पहले से काम कर रहे हैं या उनके साथ भी काम करते हैं, तो उनका भी बनता है। उनके लिए कोई ऐसा काम बाकी हो कि उनके बगैर सरकार या ऊपर लोग नहीं मानेंगे, वो काम नहीं होगा। या उन्होंने इतना बड़े काम कर दिए कि उसको इनाम स्वरूप पार्टी ने और जनता ने मन बढ़ा लिया, एक बार तो और दे दो। दोनों चीजें बता दो। अपना कीमती समय देंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने अपना कीमती समय लगाकर मेरे यहाँ आ पाए, आपका हार्दिक अभिनंदन, और आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मेरे इस विषय के अंदर यदि एक भी डाटा पर, एक भी बात पर यदि आपको उलाना मिले या आपको सूचना मिले, उसका सर मेरा सर और उसका जूत होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, और सीधे तौर पर जो राज्य का नेतृत्व है उसके ऊपर इन्होंने निशाना भी साधा, और साथ साथ सवालिया निशान इन्होंने खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से जो टिकटों का बंटवारा है वो हुआ है और बीजेपी किस ओर जा रही है, इस ओर भी इन्होंने इशारा किया है। और साथ साथ जो यहाँ के वर्तमान, आप उनको विधायक कह लीजिए, क्योंकि अभी आज भी जो मीटिंग है कैबिनेट की वो चल रही है, तो अभी तक तो विधायक हैं ही, और आगे जब इलेक्शन आ रहे हैं तो उनको ही टिकट दिया गया है, तो उनके बारे में भी जो यहाँ पे माहौल है, जो हालात हैं, उनके बारे में भी बोल चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, या फिर जो सारी चीजें हैं वो घटनाएं किस प्रकार से घट रही हैं, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।